वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हेल्थ एजुकेशन हब में। अभी अभी हम सब ने वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया है और मैंने सोचा कि क्यों ना इसी समय ब्रेस्ट फीडिंग की एक क्लास भी हो जाए। हम सबको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सिर्फ वो बेबी को ही नहीं, मदर को भी बहुत ही बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये आता है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, मतलब डिफाइन करें अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग को। तो ब्रेस्ट फीडिंग हम इन्फेंट या यंग चाइल्ड डायरेक्ट मदर के ब्रेस्ट से जो फीडिंग लेता है वो ब्रेस्ट फीडिंग है थ्रू द लैक्टेशन। ये बहुत ही नॉर्मल और इजी वे होता है जिसके थ्रू जो मदर है वो अपने इन्फेंट्स या यंग चाइल्ड्स को प्रॉपर हेल्थ एंड ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। आप सबको पता है कि इस बार का वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का जो थीम था वो था वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट। हेल्थियर प्लैनेट इसीलिए क्योंकि हम सबको पता है कि आज के बच्चे कल का भविष्य। अगर हम आज उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर साइकोलॉजिकल ग्रोथ और फिजियोलॉजिकल ग्रोथ पे उनके हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो वो कल हमारे लिए एक हेल्थियर प्लैनेट का कंस्ट्रक्शन होगा। यही है। अब हम आगे देखते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। तो अगर ब्रेस्ट के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की हम यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमारा मेन ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग तो लैक्टेशन कैसे होता है, हम उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आप सबको पता होगा कि ब्रेस्ट में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जिनमें जो लैक्टिफेरस साइनस को कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है। जैसे ही बेबी निप्पल के थ्रू सक करता है तो हमारे जो नर्व सेंडिंग होते हैं वो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस को एक मैसेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो जो हाइपोथैलेमस होगा वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। पिट्यूटरी टू पार्ट्स में होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी को वो स्टिमुलेट करता है ताकि प्रोलैक्टिन का फॉर्मेशन हो, और यही प्रोलैक्टिन जो होते हैं वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्पफुल रहते हैं। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा उसको हाइपोथैलेमस मैसेज प्रोवाइड करेगा कि आप ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और ऑक्सीटोसिन जो ग्लैंड्स हैं उनको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके थ्रू जो मिल्क वहां पे प्रेजेंट है आफ्टर द प्रोडक्शन वो इजेकुलेट होगा थ्रू द निप्पल। डक्ट से होते हुए वो निप्पल तक जाएगा और वहां से वो इजेक्शन हो जाएगा। देन टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टाइप्स के ब्रेस्ट मिल्क पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रम है, ट्रांजिशनल मिल्क है, मैच्योर मिल्क है, प्रीटर्म मिल्क है, फोर मिल्क है, हाइन मिल्क है। हम वन बाय वन इसके बारे में रीड करते हैं। सबसे पहले कोलेस्ट्रम। अब सबको पता है कि फर्स्ट मिल्क जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं ये फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी देखने को मिलता है। ये येलो होता है, थिक होता है, इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज एंड डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। इसका सिक्रेशन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है क्योंकि उस समय बेबी की रिक्वायरमेंट भी बहुत ही कम रहती है। इसमें हाई प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, इसको कभी भी डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद आता है ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल मिल्क फर्स्ट वीक के बाद के 2 वीक्स में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें इम्यूनोग्लोबिन ज़्यादा होते हैं एंड लो प्रोटीन कंटेंट इसमें देखने को पाया जाता है। इसमें फैट एंड शुगर कंटेंट हाई अमाउंट में रहते हैं। देन मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क इट मीन्स ट्रांजिशनल मिल्क के बाद जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो मैच्योर मिल्क होता है। ठीक है, और यहाँ मैच्योर मिल्क ट्रांजिशनल पीरियड से लेके सेसेशन ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन तक जो मिल्क रहेगा वो मैच्योर मिल्क ही रहता है। ये मोर थिनर रहते हैं एंड वाटरी रहते हैं। इसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो बेबी के साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो इसमें प्रेजेंट रहते हैं। देन हम देखते हैं प्रीटर्म मिल्क। प्रीटर्म मिल्क उन मदर्स में देखने को मिलता है जिनमें प्रीमेच्योरली डिलीवरी हुई रहती है। इसमें हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, सोडियम, आयरन एंड इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है क्योंकि जो प्रीटर्म बेबी रहते हैं वो उनके जो वेट होता है वो बहुत ही कम रहता है, तो उनके प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उनको हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन की नीड रहती है, इसलिए प्रीटर्म मिल्क में ये सब हाई अमाउंट में पाया जाता है। देन फिर आता है फोर मिल्क एंड हाइन मिल्क। जो मैच्योर मिल्क रहते हैं वो
उसमें 2 टाइप्स के मिल्क पाए जाते हैं। फोर मिल्क इट मीन्स जो स्टार्ट ऑफ द फीड में देखने को मिलता है वो फोर मिल्क रहता है, और एंड ऑफ द फीड में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो हाइंड मिल्क रहता है। फोर मिल्क बहुत ही ज़्यादा वाटरी रहते हैं, रिच इन प्रोटीन, शुगर, विटामिन, मिनरल्स इसमें देखने को मिलता है। ये ज़्यादा वाटरी इसलिए रहते हैं क्योंकि बेबी के थ्रस्ट को सेटिस्फाइड करते हैं। देन हाइंड मिल्क के एंड ऑफ द फीड में पाया जाता है। जैसे बेबी का थ्रस्ट सेटिस्फाइड हो जाता है तो उसके बाद उसे हंगर रहता है, तो ये रिच इन फैट कंटेंट रहता है। ठीक है, इसमें मोर एनर्जी पाई जाती है जो बेबी के हंगर को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, बेबी के लिए जितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोर मिल्क रहता है उतना ही ज़्यादा हाइंड मिल्क भी रहता है। इसलिए हमेशा हमें इस तरीके का फीडिंग प्रोवाइड करना चाहिए बेबी को। अल्टरनेट ब्रेस्ट से हम ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करें। फर्स्ट ब्रेस्ट से जब हम फीडिंग करा रहे हैं तो जब तक वो फुल्ली इम्पटी ना हो जाए हमें तब तक बेबी को फीड प्रोवाइड करते रहना चाहिए, और जब एक तरफ के ब्रेस्ट से मिल्क प्रोडक्शन स्टॉप हो जाए तभी हमें दूसरे ब्रेस्ट से मिल्क प्रोवाइड करना चाहिए। आगे हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन एंड एनिमल मिल्क। इसमें डिफ्रेंशिएट देखने को मिलेगा कि ह्यूमन मिल्क में, काउ मिल्क में और गोट मिल्क में क्या डिफरेंस होता है। ह्यूमन मिल्क में आप देख सकते हैं कि फैट 1/3 पार्ट में मिलता है, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन देखने को मिलता है, एंड लैक्टोज हाई अमाउंट में देखने को मिलता है। काउ मिल्क में फैट, प्रोटीन एंड लैक्टोज इक्वल पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं, और गोट मिल्क में फैट ज़्यादा रहता है एज कंपेरिजन टू ह्यूमन एंड काउ मिल्क। प्रोटीन इज द सेम इन काउ एंड गोट मिल्क, एंड लैक्टोज जो है वो स्लाइटली कम अमाउंट में देखने को मिलता है गोट मिल्क में। देन हम अब आगे बात करते हैं स्टोरेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क की। तो स्टोरेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क उतना ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है उन वुमेन्स के लिए जो वर्किंग वुमेन्स रहती हैं और टाइम टू टाइम ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड नहीं कर सकती और चाहती हैं कि वो जब ना रहे बेबी के सामने तब उनके एब्सेंस में भी बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग ही मिले। तो ये स्टोरेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क की हम बात करते हैं। तो अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बात करें तो हम ब्रेस्ट मिल्क को 6 to 8 आवर्स तक रख सकते हैं। अगर कूलर बैग में हम आइस पैक्स के साथ रखते हैं ब्रेस्ट मिल्क को तो 24 आवर्स के लिए रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में हम 5 डेज तक ब्रेस्ट मिल्क को 40 डिग्री फ़ारेनहीट में रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। देन अगर हम फ्रीजर की बात करें तो फ्रीजर में 0 to 5 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर में 2 वीक्स तक ब्रेस्ट मिल्क अच्छा रहेगा। और अगर हम डीप फ्रीजर में रखें, इट मीन्स अगर हम -डिग्री फ़ारेनहीट की बात करें, माइनस टेम्परेचर में रखें तो 3 to 12 मंथ तक हम ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करके रख सकते हैं। देन प्रिपरेशन फॉर सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। तो हमें हमेशा ही मदर को एंटीनेटल पीरियड से ही मोटिवेट करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, कि बेबीज़ के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, मदर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये हमें उसे हमेशा ही बताते रहना चाहिए। हमेशा डिलीवरी के लिए राइट प्लेस का ही सिलेक्शन करना चाहिए। हमेशा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को ही हमें प्रमोट करना चाहिए, होम डिलीवरी अवॉइड करने के लिए ही बोलनी चाहिए। देन अननेसेसरी ड्रग्स हमें अवॉइड करना चाहिए वुमेन को देना जिसकी ज़रूरत नहीं है। हमें डिलीवरी के बाद एज सुन एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करना चाहिए बेबी को। कोलेस्ट्रॉल हमें हमेशा बेबी को प्रोवाइड करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पोजीशन गुड रहे, गुड पोस्चर रहे जब ब्रेस्ट फीडिंग कराया जा रहा हो, गुड अटैचमेंट रहे बेबी और मदर के बीच, और डिमांड फीडिंग हमेशा हमें बेबी को प्रोवाइड करना चाहिए। देन नेक्स्ट हम देखते हैं की पॉइंट्स फॉर द प्रॉपर पोजिशनिंग की हम बात करें तो बेबी का जो हेड होता है वो एक लाइन में होना चाहिए। होल बॉडी को वेल सपोर्टेड प्रोवाइड करना चाहिए बाय द मदर। बेबी का फेस हमेशा मदर की तरफ ही होना चाहिए, और बेबी का जो एब्डोमेन है वो मदर के एब्डोमेन को टच करता हुआ रहना चाहिए। गुड अटैचमेंट की अगर हम बात करें तो हमें हमेशा ही बेबी को प्रॉपर अटैचमेंट के लिए हेल्प करना चाहिए। इसमें बेबी का जो माउथ है वो वाइड ओपन रहना चाहिए, और बेबी के माउथ में ज़्यादा से ज़्यादा एरियोला का पार्ट प्रेजेंट रहना चाहिए। बेबी का जो लोअर लिप होता है वो आउटवर्ड
टर्न होना चाहिए, बाहर की तरफ थोड़ा सा रहना चाहिए, और बेबी का जो चिन है वो हमेशा ब्रेस्ट को टच करना चाहिए। मैं एक पिक्चर के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप देख सकते हैं गुड अटैचमेंट, इसमें बेबी का जो लोअर लिप है वो आउटवर्ड की तरफ टर्न है, बेबी का चिन ब्रेस्ट को टच कर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो एरियोला का है वो बेबी के माउथ में, और माउथ वाइड ओपन है। तो इस तरीके से प्रॉपर अटैचमेंट होना चाहिए। देन फिर हम आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन। तो 4 टाइप्स की ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशंस देखने को मिलते हैं: क्रेडल होल्ड, क्रॉस क्रेडल होल्ड, फुटबॉल होल्ड एंड लाइंग डाउन। लाइंग डाउन पोजीशन तब हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मान लीजिए मदर बहुत ज़्यादा वीक है, वो बैठ नहीं सकती आफ्टर सर्जरी, तब हम लाइंग डाउन प्रेफर करेंगे मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बेबी को। देन अगर ट्विंस हैं तो ट्विंस के लिए फुटबॉल होल्ड पोजीशन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहती है, मदर एक साथ दोनों बेबीज को ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कर सकती है। और अगर क्रेडल होल्ड या क्रॉस क्रेडल, तो क्रेडल होल्ड में इट मीन्स कि जिस तरफ के ब्रेस्ट से वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उसी तरफ के हैंड से उसने बेबी को सपोर्ट किया है, इट इज़ अ क्रेडल होल्ड। एंड अगर मदर जिस तरफ के ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उसके अपोजिट साइड के हैंड से वो बेबी को होल्ड करती है, तो ये क्या होता है, क्रॉस क्रेडल होल्ड पोजीशन। देन हम अब बात करते हैं बर्पिंग की। तो बर्पिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो बेबी सक करते हुए बहुत सा एयर भी सक कर लेता है, तो वो ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो एयर बेबी के स्टमक में पहुंच चुका है उसको बर्पिंग के थ्रू पास आउट करके निकाल दिया जाए, नहीं तो क्या होता है ये स्टमक को इरिटेट करता है और वोमिटिंग को कॉज करता है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि 3 टाइप के पोजीशन से हम बेबी को बर्प करा सकते हैं। हम अपने शोल्डर पर लेकर बेबी को धीरे धीरे बैक में रब करेंगे तो वो बर्प बर्प कर देता है। देन हम सिटिंग पोजीशन में अगर बेबी के बैक को हल्की हल्की थपकियां दे या फिर उसको क्या करें लाइंग डाउन पोजीशन में उसे थपकियां दे तो एक्सेसिव जो गैस रहता है वो बर्पिंग के थ्रू पास आउट हो जाता है। हमेशा हमें 10 to 15 मिनट तक बर्पिंग प्रोवाइड करना चाहिए। और अगर बेबी बर्प ले लिया है तो भी ये हमें करना है, ऐसा नहीं कि उसने एक बार बर्पिंग कर लिया तो हम उसे हटा देंगे, नहीं, हमें 10 to 15 मिनट्स उसे बर्पिंग की पोजीशन में रखना ही चाहिए। कि एक बार अगर उसने बर्पिंग कर लिया तो हो सकता है कि और भी गैस अभी भी प्रेजेंट है तो उसके बाद वो और भी रिमूव आउट हो जाए। देन साइन ऑफ इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग, हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी हम ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके लिए सफिशियंट है और वो बहुत इफेक्टिव है। तो वो हम इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग 8 to 12 टाइम्स डेली हम बेबी को प्रोवाइड करेंगे, और जब भी बेबी सकिंग कर रहा है तो वो सॉलो करेगा तो उसका जो हियरिंग रहेगा, जो नॉइस रहेगी सॉलो करने की जो वॉइस रहेगी वो ऑडिएबल रहेगी, हम उसे इजीली सुन सकते हैं। और पूरे दिन में कम से कम 6 to 8 वेट डायपर्स देखने को मिलेगा और 3 to 4 बावेल मूवमेंट्स मिनिमम हमको बेबी में देखने को मिलेगा। और जो बेबी का स्टूल होगा वो सॉफ्ट एंड येलो कलर का देखने को मिलेगा आफ्टर 3 डेज। 3 डेज से पहले वो स्लाइटली ब्लैकिश एंड ग्रीनिश कलर का हमको देखने को मिल सकता है। एवरेज डेली वेट गेन की अगर हम बात करें तो 15 to 30 ग्राम डेली हमको वेट गेन देखने को मिलेगा, लेकिन आफ्टर द 10 डे ऑफ लाइफ। फर्स्ट जो 10 डेज होते हैं उसमें क्या होगा कि बेबीज का वेट पहले लॉस होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे वेट गेन होना शुरू करता है। तो जब वेट गेन होगा तो 15 to 30 ग्राम पर डे हमको वेट गेन देखने को मिलेगा। देन अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की। तो एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू चाइल्ड में फर्स्ट ये कि कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये हर तरीके के आयरन प्रोटीन विटामिन फैट्स रिच प्रेजेंट्स रहते हैं। तो उसके जितने भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। साथ ही साथ इसमें लाइपेस एंजाइम पाया जाता है जो उसके डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और साथ ही साथ ये उससे एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन, लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम, TNB लिम्फोसाइट्स, एंटीवायरल फैक्टर्स ये सारे प्रेजेंट रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि बेबी को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से भी ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू प्रिवेंशन मिलता है। देन
बहुत सारे स्किन डिसीजेस से भी वो उसको प्रिवेंट करता है। विजुअल एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये मदर और बेबी के बीच एक स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब बेबी मदर से ब्रेस्ट फीडिंग लेता है तो वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग की नहीं, वो उससे एक प्रॉपर अटैचमेंट भी रहता है, जिसके थ्रू जो बेबी है वो लव एंड बिलोंगिंग फील करता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील करता है, जिससे जो दोनों का इमोशनल बॉन्डेज है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देन अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू मदर। तो पहला कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करती हैं उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और अदर टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कम देखने को मिलते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन से प्रिवेंट करता है, तो ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी होता है। ये डायबिटीज के रिस्क को कम करता है, और साथ ही साथ जो सब इनोवल्यूशन ऑफ यूट्रस, मतलब अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आने में भी वुमेन को ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है, और किसी भी तरीके के हार्ट डिसीजेस से भी ये प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैरियर्स ऑफ द इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग। इट मीन्स कि कौन कौन सी चीजें हैं जो बैरियर्स का काम करती है। तो पहला होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन मदर। अगर मदर में प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो। दूसरा, मदर को अगर ये बिलीफ रहे कि उसका मिल्क सफिशियंट नहीं है। इट मीन्स कई बार क्या होता है, बच्चे दूसरे रीजन से भी क्राई करते हैं और मदर को लगता है कि बच्चा भूखा है इसलिए वो रो रहा है और मेरा मिल्क उसको सफिशियंट नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई प्रीवियस ब्रेस्ट सर्जरी हुई है, ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट देखने को मिल रहा है, क्रैकर्स एंड सोर निपल्स देखने को मिल रहा है, या मदर बहुत ही एम्बैरसिंग फील कर रही है एट द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, या उसे किसी और तरीके का कैंसर या फिर साइकोसिस है, तो ये देखने को मिलता है। देन हम ये भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी कोरोना डिसीज भी एक बहुत बड़ा इशू है, तो सबके माइंड में ये आता है कि अगर कोरोना डिसीज है वुमेन को तो वो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कर सकती है कि नहीं। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि WHO ने एक रिसर्च किया था 15 मई 2020 में, जिसने उस एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जो मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज को प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू ट्रांसमिटेड नहीं होते। अगर वुमेन सस्पेक्टेड है एंड पॉजिटिव है कोरोना टेस्ट में, उसके बाद भी वो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कर सकती है। और जो 10% चांसेस होते भी हैं कोरोना ट्रांसमिटेड होने के, तो वो जो 10% है वो एज कंपेरिजन टू बेनिफिट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही लो होते हैं। तो इसलिए WHO ये आपको सजेशन प्रोवाइड करता है कि कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी आप बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग जरूर प्रोवाइड करें, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से होने वाले प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर अटैचमेंट एंड कंगारू मदर केयर से बेबी को जो भी बेनिफिट मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है उसके प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू ब्रेस्ट फीडिंग। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जब वुमेन को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहिए। अगर HIV इन्फेक्शन है, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है, किसी तरीके का कोई लेसन या इंजरी देखने को मिल रही है ब्रेस्ट में तब, या फिर जो बेबी है अगर उसमें किसी तरीके का मेटाबॉलिज्म में एरर है या फिनाइल कीटोयूरिया की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तब उसे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहिए। साथ ही साथ अगर मदर कोई स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन ले रही है जैसे एंटी कैंसर थेरेपी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, तब भी वो फीडिंग अवॉइड करे। और वुमेन को कहना चाहिए कि जब भी आपके ये जो ड्रग्स हैं वो स्टॉप हो जाए उसके बाद आप बेबी को कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती हैं, लेकिन इस समय तक आप बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग ना करें और जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको एक्सप्रेस करके डिस्कार्ड कर दें। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।